खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। मंत्री भूपेंद्र यादव के पीए नितिन सांगवान को मिली डेयरी की कमान। निर्विरोध चुने जाने के बाद कहा, मिलावट और भ्रष्टाचार के खिलाफ होगी जीरो टॉलरेंस नीति। SMS अग्निकांड में 8 की मौत को कांग्रेस ने हत्या दिया करार। नेता प्रतिपक्ष जूली ने सरकार पर किए प्रहार। अलवर स्टेशन पर लगेंगी लिफ्ट और फिर शुरू होगा जनता खाना। रेलवे महाप्रबंधक ने सुविधाओं की दृष्टि से लिया जायजा। और कांग्रेस के नए जिला अध्यक्ष की कवायद ने पकड़ा जोर। AICC पर्यवेक्षक ने अलवर में ली फीडबैक बैठक। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के पीए नितिन सांगवान अलवर सरस डेयरी के नए चेयरमैन बन गए हैं। सोमवार को नामांकन जमा होने का समय 10 बजे से 11 बजे तक था और इस दौरान केवल एक नामांकन जमा हुआ। वहीं सुबह 11 बजे के बाद से ही भाजपाइयों ने मिठाई बांटना शुरू कर दिया। इससे पहले नितिन सांगवान ने सोमवार सुबह 10 बजे वन मंत्री संजय शर्मा के साथ जाकर नामांकन जमा करवाया। वहीं अलवर सरस डेयरी के सभी 12 डायरेक्टर पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। इनमें 4 डायरेक्टर खैरतल तिजारा जिले से, 2 डायरेक्टर कोटपुतली बहरोड और शेष 6 डायरेक्टर अलवर जिले से हैं। इनमें 4 महिला डायरेक्टर भी चुनी गई हैं। अब सरस डेयरी की कमान IITN नितिन सांगवान को मिली है। इस मौके पर वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि देश की लीडरशिप में युवा आगे आएंगे। वहीं पहली बार सरस डेयरी में बीजेपी का मूल कार्यकर्ता चेयरमैन बना है। उनका कहना था कि IITN डेयरी के चेयरमैन बने हैं और भविष्य में सरस डेयरी नए आयाम को छुएगी। साथ ही केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कुशल नेतृत्व भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को दूर रख डेयरी को आगे बढ़ाएंगे। नितिन सांगवान जी मुंडावर के गादुआस ग्राम के रहने वाले हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं और एक युवा वर्ग से आते हैं। साथ ही साथ IITN है, पढ़ा लिखा चेयरमैन सरस डेयरी को मिलने जा रहा है। उच्च क्वालिटी की शिक्षा प्राप्त करी है और आज उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया और मुझे बताते हुए खुशी है कि एक ही नामांकन प्राप्त हुआ है। और साथ ही साथ एक चुनाव की प्रक्रिया होती है, अभी फॉर्मों की जांच चल रही है और उसके बाद मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी समय सीमा के अंदर निर्वाचन अधिकारी जी नितिन सांगवान जी को निर्वाचित चेयरमैन के रूप में घोषित कर देंगे। मैं साथ ही साथ नितिन जी को बधाई भी देना चाहूंगा। और नितिन जी चूंकि किसान परिवार से आते हैं, उनके बनने से जहां एक और पशुपालक को भाइयों बहनों को फायदा मिलेगा और किसान वर्ग में भी नितिन जी के बनने से एक खुशी की लहर है। और जो डेयरी अलवर सरस डेयरी विशेष रूप से भ्रष्टाचार के कारण बदनाम थी पूरे राजस्थान में, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में नितिन जी के कुशल नेतृत्व में ये डेयरी एक नए आयाम को छुएगी और नई ऊंचाइयों को छुएगी और राजस्थान ही नहीं अभी तो हिंदुस्तान में अच्छे क्वालिटी और अच्छे कार्यों के लिए डेयरी जानी जाएगी। विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहता है। देखिए, विपक्ष का काम आरोप लगाने का है, लेकिन मेरा ये मानना है कि विपक्ष के जो नेता हैं सम्मान्य टीकाराम जूली जी या और भी जो भी नेता हैं विपक्ष के, कांग्रेस के नेता हैं, उनके ऊपर एक कहावत बिल्कुल सटीक साबित होती है, थोता चना बाजे घना। उनके पास कोई नीति नहीं है, कोई ऐसी काम नहीं है जो राज्य सरकार जितना अच्छा काम आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में कर रही है, उसके ऊपर उनके पास कोई भी ऐसा काम नहीं जिसमें वो कमी निकाल सकें। उधर नितिन सांगवान ने विधिवत पूजन के बाद पदभार संभाल लिया। निर्वाचन अधिकारी ने डेयरी चेयरमैन को सर्टिफिकेट प्रदान किया। वहीं नए चेयरमैन ने कहा कि वे किसानों के साथ मिलकर डेयरी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। वहीं सरस से जुड़े हर किसान की मासिक आय 10 से 12 हजार रुपए तक पहुंचाने पर काम किया जाएगा। इसके अलावा गांवों में सरस डेयरी के बूथों की संख्या बढ़ेगी। चेयरमैन सांगवान ने मिलावटी दूध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत सख्त कार्रवाई की बात भी कही। मैं सर्वप्रथम हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी, हमारे अलवर के सांसद एवं केंद्र में मंत्री हमारे गुरुजी श्री भूपेंद्र यादव सर का, हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारियों का और इस अलवर जिला के
किसानों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बार पहली बार अलवर में निर्विरोध चुनाव करवाया। इन सब का योगदान रहा। रही बात सरस को आगे बढ़ाने की, तो जैसा कि मैंने कहा कि हम मूलतः 4-5 बिंदुओं पर काम करेंगे। सर्वप्रथम जिन जिन गांवों में सरस के बूथ नहीं हैं, किसी भी कारणवश से बंद हैं, उनको खोलने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं खुल सकते तो नए बूथ वहाँ पे नई समितियाँ खोलेंगे। इसके अलावा पूर्व में भी डेयरी की छवि, डेयरी के प्रोडक्ट्स को लेके सही नहीं रही है, तो उस छवि को मिटाकर भ्रष्टाचार और मिलावटी दूध पे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। इसके अलावा साहब का विजन है कि जो दूध देने वाला किसान है उसको प्रति माह 10 से 15 हज़ार की आय हो। इस कदम में हम आगे बढ़ेंगे। और नया डेयरी का जो संयंत्र लगने वाला है 320 करोड़ का, जिसकी डीपीआर सैंक्शन हो गई है, उसकी कैपेसिटी 5 लाख लीटर की है, उसको हम तीव्र गति से आगे बढ़ाएंगे ताकि जल्द से जल्द हमारे क्षेत्र के किसानों को इसका लाभ मिले। वहीं उनके चेयरमैन बनने पर भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुदेश खामना ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि अलवर सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने किसान पुत्र और पशुपालक नितिन सांगवान को डेयरी अध्यक्ष बनाया है। वहीं सरस डेयरी में भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था स्थापित की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने अलवर में सरस डेयरी के विकास के लिए बड़ा बजट भी दिलाया है। सरस डेयरी में नया चेयरमैन विजय होकर आया है। आप पार्टी के काफ़ी सीनियर नेता हैं, ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष रहे हैं। रामगढ़ में आपने लंबे समय तक राजनीति की है, ग्रामीण परिवेश है। सरस डेयरी का किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए बहुत महत्व है। अब किसान का ये बेटा वहाँ सरस डेयरी में चेयरमैन बनकर विजयी हुआ है, आपकी पार्टी का है, क्या कहना चाहिए? देखो जी, जो अब तक देखते आ रहे थे हम, कांग्रेस सरकार ने चेयरमैन बनाते आए और जितनी भ्रष्टाचारी इन्होंने करी है, शायद किसी भी डेयरी में ऐसे नहीं हुआ हो। जैसा कि केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव ने एक नई पहल करी है और एक किसान का बेटा, पशुपालक का बेटा जो बन के आया है और एक छाप छोड़ेगा, क्योंकि ये नितिन गडकरी से मैं अच्छे से जानता हूँ, इस डेयरी को 4 चांद लगाएंगे और ईमानदारी की एक छाप छोड़ेंगे अलवर ज़िले में। क्योंकि अब तक आपने भी देखा होगा, आपके माध्यम से हम देखते आए हैं, मीडिया ने खूब उछाले हैं, कई बार तो फर्जी दूध बना लेते हैं और उसके बाद में ये स्थिति होती थी। जो ये चेयरमैन बने थे अभी कांग्रेस के, जितने भी रहे हैं कांग्रेस के चेयरमैन, इन्होंने हमेशा उस डेयरी में मिलावट करके और गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाना, किसानों को नुकसान पहुंचाना, खुद का अपना पेट भरना, इस तरह अब तक हरकतें करते आ रहे थे। लेकिन अब इस डेयरी के 4 चांद, मैंने बोला है 4 चांद लगेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही और जिसमें नितिन चौधरी नाम है उनका, अच्छा ईमानदार आदमी है, छविदार आदमी है, उस छविदार आदमी को बैठाया है। बड़ी खुशी हो रही है। एक राजस्थान में पूरे में इस तरह के अगर हमारा किसान का बेटा बन के आएगा, एक नए राजस्थान में लहर चलेगी और प्रत्येक राजस्थान में मुझे विश्वास है दृढ़ से कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार आएगी आने वाले टाइम पे। चाहे वो चुनाव आ रहे हैं अभी, सरपंच के हो, डायरेक्टर के हो, प्रधान के हो, जितने भी चुनाव आ रहे हैं, और चाहे आपके शहर में नगर निगम के, नगर पालिका के, नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार जब होगी राजस्थान में, एकजुट सबने ईमानदारी की छाप छोड़ी है। इनके ऊपर भ्रष्टाचारी के आपको नगर परिषद में बता देता हूं कि पिछले 5 साल के अंदर 3 आदमी भ्रष्टाचारी में पकड़े गए। सभापति पकड़ी गई भ्रष्टाचारी में और 2 ठेकेदारों को साथ मिलकर उनको सस्पेंड करवाया है। उसके बाद में उसका खुद का बेटा सभापति का वो भ्रष्टाचारी में पकड़ा गया, जेल में गए। ऐसे केंद्रीय मंत्री जो हमारा ईमानदार हो, देश का मंत्री है, वो हम उसके अधीन काम हो रहे हैं, सारे अच्छे काम होंगे। और मैं धन्यवाद दूंगा पूरी भारतीय जनता पार्टी को। देखो, अब तक भ्रष्टाचारी होती थी, पैसे के सौदे होते थे, लेकिन देखो अब चुनाव हुआ है, सबने निर्विरोध चुनाया, शांति प्रिय चुनाव, किसी पता भी नहीं लगा क्या हुआ है।
गौरतलब है कि मुंडावर के सिरोद खुर्द गांव में जन्मे नितिन सांगवान डेयरी का प्रभार संभालने से पूर्व केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के अतिरिक्त निजी सचिव रहे हैं। इस भूमिका में नितिन 2021 से 2025 तक रहे। वे 2018 बैच के IITN हैं। उनके पिता सेवानिवृत्त सैनिक हैं और दादा भी सेना में रहे हैं। साथ ही परिवार मुख्य रूप से खेतीबाड़ी का कार्य करता है। उधर IIT से निकलने के बाद सांगवान ने कॉर्पोरेट जगत में कार्य शुरू किया। इसी दौरान उनकी मुलाकात भूपेंद्र यादव से हुई, जो उनके गांव के विकास के दृष्टिकोण से प्रभावित हुए और उन्हें साथ काम करने का निमंत्रण दिया। जयपुर के SMS अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में लगी आग से 8 लोगों की मौत की दुखद घटना पर प्रदेश भर में शोक है। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने इसके पीछे घोर लापरवाही को वजह बताया है। राजस्थान के सबसे बड़े इस अस्पताल में रविवार देर रात लगभग 11:50 पर आग लग गई थी। यह आग अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के ICU वार्ड में लगी। इसके बाद पुलिस और हॉस्पिटल स्टाफ ने मरीजों को बाहर निकालना शुरू किया। इसी दौरान आग के साथ धुआं फैलता रहा। आग से सीकर निवासी पिंटू, आंधी निवासी दिलीप, भरतपुर के श्रीनाथ, रुक्मणी, कुष्मा, सर्वेश, दिगंबर वर्मा और सांगानेर निवासी बहादुर की मौत हो गई। साथ ही 5 लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं। घटना के बाद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक बाल मुकुंदाचार्य आदि SMS हॉस्पिटल में मरीजों से मिलने पहुंचे। परिजनों ने लापरवाही और सुरक्षा उपायों की कमी के कारण ICU में आग लगने का आरोप लगाया है। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस भीषण हादसे को सरकारी लापरवाही से हुई हत्या करार दिया है। जूली ने तीखे शब्दों में कहा कि पहले कफ सिरप से बच्चों की जाने गई और अब सिस्टम की अनदेखी से अस्पताल में आग लगी है। ऐसे में यह हादसे नहीं, हत्याएं हैं। जूली ने चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के इस्तीफे की मांग की है। सिस्टम की कमी की वजह से ये हादसे नहीं, ये हत्याएं हैं। पिपलोदी स्कूल की घटना को हम भूले नहीं कि किस प्रकार से सिस्टम की कमी की वजह से बच्चों की मौत हुई, और आज शॉर्ट सर्किट की वजह से SMS के अंदर इतना बड़ा हादसा हो गया। संख्याएं अभी बढ़ भी सकती है, लेकिन सरकार की क्या मॉनिटरिंग है, क्या ऑडिट है, समय समय पर जांच होती है, समय समय पर रिपोर्ट्स आती हैं, तो वो सब कहाँ गई? किस प्रकार का काम ये लोग कर रहे हैं? सरकार का काम यही तो है ना कि वो पूरी मॉनिटरिंग करे, हर चीज का ध्यान रखे। हम सरकार के भरोसे सब कुछ छोड़ रखा है, और सरकार जो है वो मैं समझता हूँ राम भरोसे चल रही है। उड़न खटोला सरकार हुई पड़ी। अभी मैं देख रहा था कि मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली का दौरा कैंसिल करके SMS के अंदर आए, अच्छी बात है, लेकिन आज भी दिल्ली का दौरा कैंसिल किया। ये दिल्ली के दौरे कितने चलेंगे? दिल्ली के दौरे की बजाय अगर SMS के दौरे हो, स्कूलों के दौरे हो, जो सरकारी योजनाएं चल रही उनकी मॉनिटरिंग हो, तो मैं समझता हूँ ये राजस्थान अच्छे से चल पाएगा। अगर ये लोग काम नहीं कर पा रहे हैं तो इन लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो मैं चाहूंगा चिकित्सा मंत्री जी को तो तुरंत प्रभाव से अपना इस्तीफा दे देना चाहिए कि वो डिपार्टमेंट को संभाल नहीं पा रहे हैं। लगातार जो है पिछले 1 सप्ताह से आप लोग देख रहे हो, कफ सिरप से मौतें हो रही है, बच्चे मर रहे हैं, डिपार्टमेंट मना कर रहा है कफ सिरप से मौत नहीं हो रही। एक डॉक्टर ने कहा कि कफ सिरप से नहीं हो रही, मैं पी के दिखाता हूँ। उसने जैसे कफ सिरप ली 8 घंटे में होश आया उसको। ये हालत राजस्थान के अंदर हो रही है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि दिल्ली के चक्कर छोड़ो। मैंने पहले भी कहा है, विधानसभा में भी कहा है, कितना दिल्ली जाओगे? दिल्ली ने आपको बना दिया, आप परफॉर्मेंस करिए, आप काम करके दिखाइए, तो दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज लगातार हादसे पे हादसे होते जा रहे हैं। यहाँ पर मृतक अब धरने पर बैठे हुए हैं, मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। मृतकों के परिजन जो है, मुआवजा मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। सरकार जो चिकित्सा मंत्री जी है उनका इस्तीफा होना चाहिए। जो दोषी कर्मचारी है, जिनकी लापरवाही रही है, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जिन कर्मचारियों ने इसकी ऑडिट भी की होगी, मेंटेनेंस भी होती है, सारे जो इसके मानक हैं वो भी चेक करते होंगे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि शॉर्ट सर्किट 1 मिनट में हो गया होगा। कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी, केबल कमजोर है, लोड ज्यादा है, घटिया क्वालिटी के स्विच लगे हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ऐसे थोड़ी ना होता है शॉर्ट सर्किट ऐसे हो जाएगा, फिर तो सब जगह ही हो जाए। चिकित्सा मंत्री कहाँ है अभी तक ये तक नहीं पता, और ना ही यहाँ पर पहुंचे अभी। निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूँ कि इतना बड़ा हादसा हुआ है। आप देखिए, मैं अभी याद कर रहा था उस हादसे को,
जो टैंकर पलटा था जिसके अंदर सैकड़ों के आसपास लोगों की मौत हो गई थी, वो भी तो हम लोगों के द्वारा ही जो कट बंद नहीं किए थे, उसके बाद भी तो कट बंद किए। तो जो प्लानिंग पहले होनी चाहिए, सरकार की मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि हम हादसों को कैसे रोकें। हादसे होने के बाद में तो आप क्या करोगे, संवेदना जताएंगे और मुआवजे की कुछ घोषणा कर देंगे और उसके बाद छुट्टी, जांच आयोग बना देंगे, टीम गठित कर देंगे। हमने जांच कमेटी बना दी है, वो जांच कमेटी की रिपोर्ट जब तक आएगी जब तक सब लोग इसको भूल जाएंगे। ऐसी क्या इस सरकार का काम है जो लोगों की जान से खेल रही है। चारों तरफ जो है हाहाकार मचा हुआ है। मैं कहना चाहूंगा तुरंत प्रभाव से जो मृतक है उनके लिए मुआवजा की घोषणा सरकार करे, चिकित्सा मंत्री जी इस्तीफा दें, नहीं तो मुख्यमंत्री जी उनका इस्तीफा लें, और जो दोषी अधिकारी कर्मचारी हैं जिनका इसके अंदर नेग्लिजेंसी रही है उन पे सख्त कार्रवाई हो। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी के अनुसार राजस्थान में खांसी की सिरप से बच्चों की मौत और एसएमएस के अग्निकांड जैसी घटनाएं बेहद दुखद हैं, साथ ही लापरवाही को दर्शाती हैं। खांसी के इस सिरप को दिल्ली में 2021 में बैन कर दिया गया था, लेकिन राजस्थान में सरकार की मिली भगत से इसे सरकारी अस्पतालों में सप्लाई किया जा रहा है। उन्होंने एसएमएस अग्निकांड को लेकर चिकित्सा मंत्री खींवसर के त्यागपत्र की मांग की है। साथ ही कहा कि यह मौत नहीं हत्याएं हैं और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ केस दर्ज होने चाहिए। सर, जिस तरह से राजस्थान में खांसी की सिरप पीकर बच्चों की मौत हो रही है, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन सरकारी दवा से जिस तरह से बच्चे की मौत हो रही है इलाज के दौरान, चिंता का विषय है। क्या कहना चाहेंगे आप? प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, दुखद समाचार है, क्या प्रतिक्रिया? मैं आपके चैनलों के माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि ये आज राजस्थान में प्राइवेट हॉस्पिटलों में नहीं, सरकारी हॉस्पिटलों का आंकड़े हैं कि हाँ 1000 बच्चे एक सिरप पीने से उनकी मौत हो रही है। मैं तो आज राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से ये कहना चाहूँगा कि जब इस सिरप को दिल्ली स्टेट में वहाँ इस पर बैन लगा हुआ है तो अन्य स्टेटों में इसकी सप्लाई क्यों दी जा रही है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में सप्लाई दी जा रही है, जबकि ये सिरप दिल्ली में बंद है। तो उसको पीने से वहाँ मौत, दिल्ली में मौत हुई है, अब यहाँ राजस्थान में मौत हो रही है। जो सरकारी आंकड़े बताते हैं कि सरकारी अस्पतालों में बच्चों की मौत हो रही है, तो इस सिरप को तुरंत क्यों बंद नहीं किया जाए? हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी ने विधानसभा में भी एक क्वेश्चन उठाया है कि इसको सिरप को बंद किया जाए और दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। मैं भी राज्य सरकार से यही निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो सिरप जो राजस्थान में दिया जा रहा है इसको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। इसमें भ्रष्टाचार की बहुत ज़्यादा वो है कि इसमें बहुत मोटा घोटाला, करोड़ों का घोटाला हो रहा है, तो इसको तुरंत प्रभाव से इस सिरप को बंद किया जाए ताकि नवजात शिशुओं की जान के साथ न खेला जाए, उनकी जान बचाई जा सके। सर, आपको लगता है कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए? दवाई किस तरह शामिल हुई, कितने कौन लोग दोषी, उनको सजा मिले, और तो इसका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। बिल्कुल, इसमें न्यायिक जांच होनी बैठनी चाहिए, बड़े स्तर पर जांच बैठाई जाए, हाई कोर्ट के जज की उस कमेटी बनाई जाए और दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, उनके खिलाफ केस दर्ज हो। और जो इसमें लाखों का नहीं करोड़ों का घोटाला हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें पैसों का घोटाला हो रहा है। तो जो सिर्फ राजस्थान स्टेट में जो सप्लाई हो रही है, तो इनको दोषियों के खिलाफ कमेटी गठित करके उनके खिलाफ जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। सर, सरकारी अस्पतालों की बात करें तो जो दिल्ली का जयपुर का सबसे बड़ा अस्पताल है एसएमएस, वहाँ जिस तरह से आईसीयू में आग लगी है और वहाँ करीबन 5 मरीज जलकर मर गए हैं और काफ़ी मरीज इलाज के नहीं मिलने के कारण सड़क पर ही दम तोड़ दिया है, तो राजधानी के सबसे बड़े अस्पताल की यह हालत है। आपको लगता है कि चिकित्सा व्यवस्था फेल है? राज्य के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को, खींवसर को त्यागपत्र दे देना चाहिए। मैं बिल्कुल सही कहा आपने। ये प्रशासन का सभी तरह के राजस्थान में जो आज भी बीजेपी सरकार है, मुख्यमंत्री जी है, ये बिल्कुल फेल है। ये पर्ची वाले मुख्यमंत्री है, ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, पूरी तरह फेल है। इसका फेल होने का कारण आज राजस्थान की जनता उठा रही है, चाहे किसी भी फील्ड में ले लें। आज ये मेडिकल में आज हमारे बच्चों के साथ, नवजात शिशु बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक तरह सिरप पीने हो रहा है, एक इनकी डॉक्टरों की लापरवाही से हॉस्पिटल में आग लग रही है। तो कहीं भी ऐसा नहीं, चाहे मेडिकल सुविधा हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे महंगाई में हो, हर तरह से राज्य सरकार फेल है। तो इनको नैतिकता के आधार पर पब्लिक जूते मार के निकाले, इससे खुद ही इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। बहरहाल मामले की जांच के लिए समिति तो बना दी गई है, लेकिन ये जरूरी है कि जांच अंजाम तक पहुंचे और लापरवाहों को सजा भी मिले। साथ ही ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे जयपुर या अन्य किसी स्थान पर
ऐसे हादसे ना हो। अलवर रेलवे स्टेशन पर दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए जल्द ही लिफ्ट लगाई जाएगी। साथ ही एक नया प्लेटफॉर्म भी बनेगा। साथ ही जनता खाना फिर से शुरू होगा। जयपुर से आए उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ ने सोमवार को रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दोनों प्लेटफॉर्म का जायजा लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जीएम अमिताभ ने बताया कि स्टेशन पर लिफ्ट का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा, जिससे दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने में परेशानी ना हो। वहीं अलवर स्टेशन का पुनर्विकास एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसकी योजना तैयार कर ली गई है। इसी क्रम में स्टेशन की दोनों ओर नई बिल्डिंग और एक नया प्लेटफॉर्म भी बनाया जाएगा। अलवर में स्टेशन अधीक्षक से फीडबैक लेकर उन्होंने कहा कि यात्री सुविधाओं को और बेहतर बनाते हुए बंद पड़े जनता खाना को भी जल्द ही शुरू करवाया जाएगा। वहीं काली मोरी और दाऊदपुर फाटक अंडरपास की दिशा में जल्द प्रगति होगी। अभी अलवर स्टेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे स्टेशन रिडेवलपमेंट का एक बड़ा कार्य होना है, उसकी योजना बना ली गई है और प्रस्ताव भी रेलवे बोर्ड को भेजा गया है, जो कि अभी एग्जामिनेशन में है बोर्ड में और जल्दी ही स्वीकृत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नई स्टेशन बिल्डिंग दोनों साइड में नए एफओबीज प्लेटफॉर्म सरफेस एक नया प्लेटफॉर्म और बनेगा। इसके अलावा यहाँ पे जो व्हीकल्स का सर्कुलेशन है उसमें सुधार किया जाएगा। तो मुख्य तौर पे तो अलवर स्टेशन पे ये होना है। और अभी हम लोग जयपुर से आ रहे हैं तो रास्ते में जो संरक्षा संबंधी निरीक्षण है उनको भी किया गया। दौसा बांदीकुई स्टेशन पे जो कार्य चल रहे हैं उनको भी देखा गया। तो मुख्य तौर पर ये उद्देश्य साहब ने अलवर के लिए और क्या बताया, किस चीज के संदर्भ में बताया, इस चीज की आवश्यकता है? एसएस साहब ने क्या बताया ये तो आप लोग एसएस से भी पूछ सकते हैं। एसएस साहब से वो कहते हैं कि हमारे पास पावर नहीं बताने के लिए। हाँ, नहीं, पावर की बात नहीं है। अल्टीमेटली एसएस साहब यहाँ के लोकल अधिकारी हैं और लोकल इनकी पूरी जानकारी है। एसएस साहब ने जो बताया है उसको हम लोग देखेंगे, उसके ऊपर क्या काम हो सकता है और कार्रवाई करेंगे उसको। जी, एक सर यहाँ पर ये कि जो सेकंड एंट्री है यहाँ पर इसको दिखवाएंगे कैसे जल्दी कर सकते हैं। अभी तो सेकंड एंट्री मेकशिफ्ट तरह की सेकंड एंट्री चल रही है। नई सेकंड एंट्री की बिल्डिंग अभी बनेगी जब रेगुलर बेसिस पे, जब समय देखा जाएगा। एक दो अंडरपास पे सेंसन है सर, एक तो दाऊदपुर फाटक, एक अपने काली मोरी फाटक पर। तो काली मोरी फाटक का काफी लंबे समय से अटका हुआ है मामला 2022 से, और दाऊदपुर फाटक का भी सेंसन हुआ है, शायद ये शुरू हो पाएंगे। अभी ऐसे हम आपको नहीं बता पाएंगे। आप अगर ऐसे फाटक का नंबर बोलोगे तो इतना हमारे पास अभी हाथ में डेटा नहीं है बताने के लिए। अलवर में नए कांग्रेस जिला अध्यक्ष को लेकर प्रक्रिया तेज हो गई है। एआईसीसी पर्यवेक्षक सलीम अहमद अलवर पहुंचे और उनका पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। उन्होंने एक रिजॉर्ट में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में फीडबैक लिया। इस दौरान पर्यवेक्षक सलीम अहमद ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस संगठन सर्जन अभियान के तहत अलवर में जिला अध्यक्ष पद को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस अभियान में एआईसीसी पर्यवेक्षक बूथ स्तर तक जाकर आम कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता से राय लेंगे। इसके बाद जिला अध्यक्ष का नाम आला कमान को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी इस बार वरिष्ठ था या युवा वर्ग नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं की राय के अनुसार निर्णय लेगी। ये राहुल गांधी की नई सोच रही कि जिला अध्यक्ष को ताकत मिले। अब सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा? कोई नेता जैसे कि आपने कहा कि किसी फोन कर दिया, किसी सिफारिश लगा दी, ये सारा एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं? मैं 10 दिन क्यों बैठूंगा यहाँ? 10 दिन सारे कार्यकर्ताओं को मिलकर जो कार्यकर्ता जो कहते हैं वो हम फीडबैक दे देंगे। हमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें अपॉइंट किया गया है कि हर कार्यकर्ता, ब्लॉक प्रेसिडेंट, वार्ड प्रेसिडेंट, एमएलएस, एक्स एमएलएस, पीसीसी ऑफिस बेरर्स, डीसीसी ऑफिस बेरर्स, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, सारे ऑर्गेनाइजेशन को मिलकर जो है उनका राय ऑन रिकॉर्ड हम ले रहे हैं। उनके पास साइन भी ले रहे हैं। उनसे सारा ऑन रिकॉर्ड ले रहे हैं हम लोग, उनसे साइन ले रहे हैं कि आपका रिकमेंडेशन क्या है, आपका क्या फीलिंग है, आप किसको चाहते हैं। आप कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे? आप कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे? हाँ, बिल्कुल। आपकी पार्टी के कुछ लोगों ने आपकी पार्टी के प्रत्याशियों को विधानसभा चुनाव में हरा दिया। और ये पुराने भाई साहब ये संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठन को वीक करने के लिए अभी संगठन इसलिए प्रोग्राम बनाया गया कि आने वाले दिनों में संगठन को मजबूत करें। रहा पिछले इलेक्शन में क्या हुआ, उसके पहले क्या हुआ, वो सब देखने के लिए एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी है
और हमारे ऑब्जर्वर्स भी हैं, वो फीडबैक देंगे। और कोई बोलना चाहता है कि इसने इलेक्शन किया, तो मेरे पास 1 to 1 जब हम मिलेंगे, वो हम हमें बोलेंगे, हम आपको थोड़ी बोलेंगे, वो हम दिल्ली को बोलेंगे। दावेदारी कितने लोग हैं फिर आप? नहीं, कोई दावेदार मेरे साथ में नहीं आएगा। जो हमारे साथ में 3 जनरल सेक्रेटरी रहेंगे, हमारे तीनों जनरल सेक्रेटरी जो इंचार्ज है, एक गुजर है, सुमित है और एक 3 लोग हैं, वो हमें कोऑर्डिनेट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बोलेंगे यहाँ मीटिंग है, यहाँ मीटिंग है। हमारे साथ में कोई नहीं जाएगा, हम इंडिपेंडेंटली बात करेंगे। और यही इंस्ट्रक्शन है AICC का कि अकेले सबसे मिलना, सबसे बात करना और हमें फीडबैक देना दिल्ली। देखिए भाई साहब, अब यहाँ आए हैं टू सिलेक्ट द बेस्ट। हमारे पैनल में कंपल्सरी महिला का नाम डालना ही है। हमें इस 6 नियमों में कंपल्सरी महिला का डालना ही है, बैकवर्ड का डालना है, माइनॉरिटी का डालना है, मेजर कम्युनिटी डालना है, सारे इसीलिए 6 लोगों का पैनल बना रहे हैं हम लोग। उधर इस दौरान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, भरतपुर सांसद संजना जाटव, राजगढ़ विधायक मांगेलाल मीणा, पूर्व विधायक इंद्रराज गुर्जर और मौजूदा जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा आदि मौजूद रहे। उधर संगठन सृजन अभियान को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। प्रवक्ता रिपुदमन गुप्ता ने यह जानकारी दी। इस दौरान AICC ऑब्जर्वर सलीम अहमद ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एवं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संगठन सृजन अभियान के तहत जिला अध्यक्ष चुनने का भी प्रयोग शुरू किया है। इसमें वरिष्ठ नेताओं को पर्यवेक्षक लगाकर हर जिले और ब्लॉक से फीडबैक लेकर जिला अध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने भी अपने विचार रखे। भिवाड़ी की सतपाल कॉलोनी में 3 मंजिला मकान से गिरकर 3 साल की मासूम की जान चली गई है। बालिका छत पर अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी। खेलते खेलते वह छत के कोने पर जा पहुंची और नीचे गिर गई। कॉलोनी के लोगों ने तुरंत उसे उठाया और माता पिता को सूचना दी। इसके बाद बच्ची रागिनी को भिवाड़ी हॉस्पिटल से अलवर रेफर किया गया। यहाँ इलाज के दौरान मासूम ने दम तोड़ दिया। यह घटना रविवार शाम करीब 5 बजे की बताई जा रही है। घटना के समय रागिनी के पिता विजय 36 घंटे की ड्यूटी करके घर आए थे और सो रहे थे, जबकि मां कपड़े धो रही थी। मृतका के पिता विजय बिहार के दरभंगा जिले के रहने वाले हैं और पिछले 1 साल से भिवाड़ी की कॉपर कंपनी में काम कर रहे हैं। करीब 6 महीने पहले ही उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को भिवाड़ी बुलाया था। विजय के पड़ोसी अक्षित ने घटनाक्रम की जानकारी दी। कि लड़की छत पर से गिरी है। कब? 5 बजे के टाइम में गिरी शाम को। कब? कैसे? मतलब कैसे गिरी? छत पे खेल रही थी। 3 मंजिल का मकान था। हाँ। वो छत पे खेल रही थी। हाँ। छत पर खेलने के बाद वो गिरी और गिरने के बाद फिर हम लोग हॉस्पिटल लेके भागे भिवाड़ी से। फिर वहाँ से रेफर करी जयपुर अरवल के लिए। हाँ। अरवल भी इलाज ट्रीटमेंट हुआ, फर्स्ट ट्रीटमेंट। यहाँ फर्स्ट ट्रीटमेंट के बाद फिर जयपुर के लिए रेफर हुई। वहाँ की गाड़ी आई। गाड़ी आने के बाद फिर यहाँ बच्चा नहीं रहा। इसके बाद फिर 3 मंजिल पर से गिरी थी। हाँ, 3 मंजिल पर से गिरा। ये अकेली थी छत पे, कोई और भी था? बच्चे थे। मतलब वही हाँ, बच्चे के संग भी खेल रहा था। किसी बच्चे के गार्जियन कोई नहीं था। लेकिन ये खेलते खेलते गिर गया। हाँ, खेलते बच्चे किसी ने टच नहीं किया, किसी बच्चे ने उस पर टच नहीं किया। अपने आप खेलते खेलते जैसे गिरी देखा नहीं कोई। अच्छा, कितने साल की है? 3 साल के बच्चे हैं। क्या नाम है? बच्चे का नाम रागनी है। आश्विन शुक्ल पूर्णिमा पर 7 अक्टूबर से महिलाओं द्वारा कार्तिक स्नान प्रारंभ किया जाएगा। इसका समापन कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा 5 नवंबर को होगा। स्कीम 10 निवासी पंडित अख्तर शर्मा के अनुसार इस दिन बन रहे ध्रुव योग में भगवान विष्णु की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। वहीं कार्तिक मास की उत्पत्ति भगवान कार्तिकेय के नाम से हुई है। वहीं इस मास में 10 अक्टूबर को करवा चौथ, 13 अक्टूबर को अष्टमी, 18 को धनतेरस, 19 को रूप चतुर्दशी, 20 अक्टूबर को दीपावली, 21 को देव पितृ कार्य अमावस्या और 22 तारीख को अन्नकूट एवं गोवर्धन पूजा के अवसर आएंगे। आश्विन मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा 7 अक्टूबर मंगलवार अर्थात कल से महिलाओं द्वारा कार्तिक स्नान प्रारंभ किया जाएगा। कार्तिक स्नान का समापन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को अगले माह 5 नवंबर बुधवार को होगा। कार्तिक मास के स्नान के शुभारंभ पर कल ध्रुव योग का विशेष शुभ संयोग बन रहा है। इस योग में भगवान की पूजा, भगवान विष्णु की परिक्रमा और भगवान का पंचामृत से स्नान करने से विशेष शुभ फलदायी फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में महिलाओं द्वारा स्नान, व्रत, भक्ति व दान पुण्य के साथ भगवान
विष्णु लक्ष्मी जी की पूजा, परिक्रमा, तुलसी, पीपल, आंवले के वृक्ष की पूजा व पथवारी की पूजा विशेष फलदायी मानी गई है। शास्त्रोक्त कार्तिक मास की उत्पत्ति भगवान कार्तिक के नाम से हुई थी, इसलिए इस मास को कार्तिक मास कहते हैं। शास्त्रों में भगवान का, विष्णु का सबसे प्रिय मास कार्तिक मास माना गया है। कार्तिक मास को वर्ष के 12 मास में सर्वोत्तम मास माना जाता है, इसलिए इस मास में अर्थात कार्तिक मास में सर्वाधिक व्रत, त्योहार व पर्व आते हैं। कार्तिक मास में सबसे पहले 10 अक्टूबर को करवा चौथ का महिलाओं द्वारा व्रत किया जाएगा। 13 अक्टूबर को अहोई अष्टमी मनाई जाएगी। 18 अक्टूबर को धनतेरस, 19 अक्टूबर को रूप अर्थात नरक चतुर्दशी, जिसे कि छोटी दिवाली भी कहते हैं, मनाई जाएगी। वहीं 20 अक्टूबर को दीपावली पर लक्ष्मी जी का पूजन किया जाएगा और 21 अक्टूबर को देवपितृ का आर्य अर्थात भौमवती अमावस्या मनाई जाएगी। इस अमावस्या पर पितरों के निमित्त दान, पुण्य, तर्पण व श्राद्ध कर्म आदि किए जाएंगे। वहीं 22 अक्टूबर को अन्नकूट का प्रसाद मंदिरों में बना करके घरों में सार्वजनिक रूप से, सामूहिक रूप से गोवर्धन बाबा की पूजा की जाएगी। 23 अक्टूबर को भाई बहन का मुख्य पर्व भैया दूज मनाया जाएगा। वहीं 30 अक्टूबर को गोपाष्टमी, 31 अक्टूबर को आंवला नवमी और 1 नवंबर को देवउठनी एकादशी मनाई जाएगी। 1 नवंबर देवउठनी एकादशी से शादी विवाह सहित सभी शुभ मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। वहीं 4 नवंबर को वैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाएगी और 4 नवंबर से अगले दिन 5 नवंबर को देव दिवाली अर्थात कार्तिक पूर्णिमा मनाई जाएगी। कार्तिक पूर्णिमा पर महिला द्वारा कार्तिक स्नान का समापन किया जाएगा और अन्नकूट बना करके कन्याओं को, ब्राह्मणों को भोजन करके इस कार्तिक मास का महिलाओं द्वारा समापन किया जाएगा। अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी संघ ने सोमवार को अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर एडीएम को ज्ञापन सौंपा है। इन मांगों में पीएफआरडीए अधिनियम को निरस्त करना, जीपीएफ की राशि खातों में जमा करना, अधिसूचना के अनुसार वेतन निर्धारण और महंगाई भत्ते की एरियर राशि का नगद भुगतान शामिल है। जिला अध्यक्ष मनोज कुमार मीणा ने बताया कि राज्य सरकार को महासंघ द्वारा 5 जनवरी को मांग पत्र दिया गया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके विरोध में 23 सितंबर को मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को फिर से ज्ञापन भेजा गया, मगर सरकार ने कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो 15 अक्टूबर को जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उधर इस दौरान करीब 27 विभागों के कर्मचारी संघों के पदाधिकारी मौजूद रहे। इनमें प्रकाश पटेल, पेमाराम, शीश मोहम्मद, देवी सिंह, चरणजीत मुखीजा और गोपाल लाल मीणा आदि शामिल थे। आज हमारे यहाँ पे जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हमारी राज्य सरकार से विगत 2 साल से हमारा संवाद जारी है, लेकिन सरकार की निरस्ता, उदासीनता को देखते हुए हमारा प्रदेश स्तरीय आह्वान पर हम जिला मुख्यालय पे, आज सभी जिला मुख्यालय पे ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें हमारी मांगे हैं। जो हमारा जो गत सरकार थी उसने हमारी ओपीएस को लागू कर दिया है, लेकिन जो हमारा 53,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के पास, वो हमें हमारे वापस लौटाए जाएं। और जो हमारे प्रमोशन के हैं साथियों के, जो समय पे प्रमोशन होते हैं, उन प्रमोशनों को सरकार नहीं कर रही है। जिस तरह से हमारी मांग है 7, 14, 21, 28 दिया जाए, उस पर भी कई कर्मचारी संगठनों में उदासीनता है। तो सरकार इस चीज़ को अगर नहीं देंगी, और इसी तरह से हमारे जो न्यूनतम वेतन है वो 26,000 किया जाए, इसी तरह से हमारा मांग पत्र है आज जो जिला कलेक्टर महोदय को सौंपा गया है। अलवर शहर में सोमवार सुबह से ही रुक रुक कर तेज बारिश का दौर जारी रहा। लगातार हो रही बारिश से जहां शहरों की सड़कों पर पानी भर गया, वहीं लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है। पिछले कई दिनों से पड़ रही उमस भरी गर्मी से आमजन परेशान थे, लेकिन सोमवार सुबह हुई व्यापक बारिश ने मौसम को खुशनुमा बना दिया। वहीं बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अलवर रेलवे स्टेशन से गत रात्रि गोवर्धन यात्रा के लिए बड़ी संख्या में लोग रवाना हुए। इस दौरान मौजूद डॉक्टर विजयपाल यादव ने बताया कि लगातार कई वर्षों से गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाई जाती है। यह पूरी मंडली हरे कृष्णा हरे राम के जयकारे के साथ परिक्रमा लगाती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र है। आज गोवर्धन परिक्रमा के लिए जा रहे हैं। आपके सामने देख लो इतनी भीड़ है।
और पूरे रास्ते पूरे परिक्रमा में ये कीर्तन करेंगे। और यही एक सबसे कलयुग में एक ही उपाय है, कलो ततो हरि कीर्तनाथ। कलयुग में केवल केवल हरि कीर्तन, कलयुग केवल नाम आधारा। अलवर जिले के अंदर जो नशा था, नशा भी कम हाँ, आपके सामने आपके रिकॉर्डिंग है, आप देख लिए, आपने खुद ने रिपोर्टिंग की थी। अगर साहब इस पार्क में नशा होता, आज वहाँ पे हरे कीर्तन हो रहा है। भारतीय किसान सभा कार्यकारिणी की बैठक में काश्तकारों की समस्याओं पर चर्चा हुई। इसमें जगदीश शर्मा, भोलाराम शर्मा और पालीराम आदि उपस्थित रहे। वक्ताओं ने कहा कि अतिवृष्टि पीड़ित किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिल पाया है, इसे लेकर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। वहीं उन्होंने पानी की समस्या को लेकर सरकार पर नाकामी के आरोप भी लगाए। साथ ही किसानों को फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। भारतीय किसान सभा की कार्यकारिणी की बैठक किसान सभा के इस कार्यालय में हो रही है। आज की बैठक में बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जा रही है। इसमें सबसे बड़ी बात यह कि अभी हाल में, वैसे तो पूरे भारत में ही अतिवृष्टि हुई है, लेकिन अलवर ज़िले में जो भारी वर्षा हुई है और जिसकी वजह से हमारे ज्वार, बाजरा, दाल आदि की फसल चौपट हो गई है, उसका मुआवजा दिया जाए। राज्य सरकार ने इस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया है। उस संबंध में चर्चा लेकर आंदोलन की रूपरेखा भी आज की इस बैठक में तय की जाएगी। दूसरा, चाहे वो वसुंधरा सरकार रही हो, चाहे अशोक गहलोत सरकार रही हो, या वर्तमान सरकार जो है शर्मा जी की है, इन तमाम सरकारों ने ये वायदा किया कि अलवर ज़िले में तिजारा में पानी लाएंगे। लेकिन सच बात है कि पानी की समस्या का हल एकमात्र चंबल का पानी अलवर और तिजारा ज़िले में लाने से ही इस समस्या का हल हो सकता है। लेकिन किसी भी सरकार ने केवल कागजी और आश्वासन के सिवा कुछ नहीं दिया है। धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है। हमारा ये कहना है कि राज्य सरकार को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए चंबल के पानी लाने की ज़मीनी शुरुआत कर देनी चाहिए, ताकि 1 या 2 साल में चंबल का पानी अलवर तक ला सके। वरना अगर नहीं हुआ तो पानी का बहुत बड़ा हाहाकार मचने वाला है। कानून और व्यवस्था की बहुत बड़ी समस्या ज़िले में, अलवर में भी और तिजारा में भी होने वाली है। उससे बचने के लिए राज्य सरकार को अत्यंत आवश्यकता के आधार पर इस प्रोग्राम को हाथ में लेना चाहिए। आज अखिल भारतीय किसान सभा की जिला कार्यकारिणी की बैठक है। इस बैठक में किसानों की समस्याओं को लेकर चर्चा की जाएगी, जिसमें पार्टी की सदस्यता, चंबल नदी का पानी जो अलवर में बहुत दिनों से इसकी मांग हमेशा किसानों ने की है और अभी इसमें कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है, हम सरकार से उसके लिए भी मांग रखेंगे। दूसरा, आज किसानों को खाद बीज की समस्या हो रही है, खाद नहीं मिल रहा है तो ब्लैक पे मिल रहा है। 2-2, 4-400 रुपये, 500-500 रुपये एक कट्टे पे ब्लैक हो रहा है DAP पे, और उनको सही तरीके से खाद नहीं मिल रहा है। दूसरा, हमारा ये भी है कि हम एक किसानों की एक आम सभा जो अक्टूबर के अंत में एक बड़ी किसानों की आम सभा रखने का भी हमारा प्रस्ताव है, जिसमें किसानों के समस्याओं पर चर्चा करेंगे और पूरे अलवर ज़िले के लोगों को बुला करके लगभग 1000 से 1500 किसान उसमें शामिल हों, ऐसा हमारा जो है एक प्रस्ताव हम जो है आज लेंगे। दूसरा ये कि किसानों की जो इतनी बड़ी समस्या हैं कि आज भी आंदोलन चल रहे हैं। अभी भर्तरी में आंदोलन चल रहा है किसानों का। वहाँ भूमि जो है किसानों को कोड़ियों के भाव ज़मीन लेकर के वहाँ सत्ताधारी दल के लोगों ने वहाँ उन पर जो है अपने खुद के जो है व्यक्तिगत काम वहाँ चालू कर रहे हैं। पानी की समस्या है, इन चीज़ों पे सारी आज जो चर्चा होनी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने लेह लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के विरोध में पार्टी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। साथ ही रिहाई की मांग उठाते हुए आपराधिक मामलों को वापस लेने की भी मांग की है। अलवर कार्यालय पर प्रदर्शन में अनेक नेता मौजूद रहे। इनमें राजकुमार बख्शी, तेजपाल सैनी, भोलाराम शर्मा, CM बैरमा, कालीचरण जोशी, बाबूलाल गौड़, पद्म शर्मा और रमेश कालड़ा आदि शामिल थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शहर कमेटी की ओर से सोनम वांगचुक को जिस प्रकार से गिरफ्तार किया गया है, उनके विरोध में तथा उनकी रिहाई के लिए प्रदर्शन कर मांग किया गया है। सोनम वांगचुक एक बहुत ही अच्छे शिक्षाविद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पर्यावरणविद भी हैं, और उनको अनेक पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया जा चुका है। उनका जो आंदोलन था वो बिल्कुल गांधीवादी तरीके से था, और वो आंदोलन को पहली बार नहीं कर रहे हैं।
लगातार 5-6 साल से वो आंदोलनरत हैं। उन्होंने अनेक अनिश्चितकालीन भूख हड़तालें भी की हैं। लेह लद्दाख से भी पद यात्रा दिल्ली तक की है, परंतु मोदी सरकार ने उनकी बातों पर कोई गौर नहीं किया, कोई सुनवाई नहीं की गई। जब वहाँ पर जेएनजेड की जो आंदोलन हुआ है उसके भी वो विरोध में थे और उन्होंने भी ये भी कहा था कि इस प्रकार का आंदोलन, हिंसक आंदोलन को हम कतई समर्थन नहीं करते हैं। हम अहिंसा में विश्वास रखते हैं और गांधीवादी आंदोलन के तरीके से चलते हैं। परंतु इस मोदी सरकार ने उनके ऊपर जो धाराएं लगाई हैं, देशद्रोह की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो लगाया है, वो बहुत ही अपमानजनक है। भारत स्काउट गाइड की ओर से अलवर के नजर बगीचे से जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रैकिंग भ्रमण शिविर जारी है। इसमें देश के 22 राज्यों से आए हुए रोवर रेंजर और स्काउट भाग ले रहे हैं। जिला प्रशिक्षण आयुक्त प्रमोद शर्मा ने बताया कि 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश में पहली बार इस तरह का शिविर लग रहा है। इसके जरिए इसका अभ्यारण्य की वनस्पति एवं जीव जंतु सहित अलवर के विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी भ्रमण के जरिए दी जाएगी। भारतीय स्काउट गाइड राष्ट्रीय मुख्यालय के तत्वाधान में पर्यावरण जागरूकता एवं ट्रैकिंग शिविर का आयोजन 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक किया जा रहा है। इसमें 22 राज्यों के, हमारे स्काउट गाइड में जो 53 राज्य है उसमें से 22 राज्यों के रोवर रेंजर इसमें शिरकत कर रहे हैं और इस दौरान पर्यावरण जागरूकता के लिए उनको शिक्षित किया जाएगा। साथ ही पर्यावरण से रूबरू कराने के लिए ट्रैकिंग के माध्यम से सरिस का भ्रमण कराया जाएगा। यहाँ अलवर के ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करवाया जाएगा ताकि राष्ट्र को एक संदेश जाए कि हमको पर्यावरण, जो हमारे फॉरेस्ट है, जो हमारी सेंचुरीज है, वो कैसी है, इनको संरक्षित करना क्यों जरूरी है, ये मैसेज देने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का कैंप आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रशासन का संपूर्ण योगदान हमको प्राप्त हो रहा है, भामाशाहों का योगदान हमको प्राप्त हो रहा है। हमारे जो शिविर के संचालक है श्री अनिलेंद्र जी शर्मा, जो कि राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली से पधारे हुए हैं, मैं सभी स्टाफ का, सभी बच्चों का अभिनंदन करते हुए अलवर में और इस शिविर को सफल बनाने हेतु सभी से अपील करता हूँ। अलवर के राजकीय प्रताप स्कूल में 69वीं राज्य स्तरीय छात्र छात्रा नेटबॉल खेलकूद प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले संपन्न हुए। इसमें छात्र वर्ग में चुरू टीम को श्री गंगानगर ने पराजित कर खिताब जीता। वहीं छात्रा वर्ग में भीलवाड़ा को हराकर हनुमानगढ़ की टीम विजेता बनी। इस प्रतियोगिता में 768 खिलाड़ियों ने भाग लिया। कार्तिक मास के उपलक्ष्य में मंगलवार से 7 दिवसीय संगीतमय श्री शिव महापुराण कथा ज्ञान महायज्ञ होगा। यह आयोजन 60 फुट रोड दयानंद नगर के ए ब्लॉक स्थित जीण माता मंदिर में हो रहा है। 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक कथा का वाचन राष्ट्रीय संत स्वामी कमलदास बाबू करेंगे। भक्त डालचंद के अनुसार मंगलवार को सुबह 9:15 बजे श्री जीण माता मंदिर से विशाल कलश यात्रा निकाली जाएगी। उधर ज्ञानवती देवी मिश्रा के अनुसार कथा प्रतिदिन दोपहर 2:15 से शाम 5:15 बजे तक होगी। बीएसआर आर्ट्स कॉलेज में एमए लोक प्रशासन में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 7 अक्टूबर है। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा की वेबसाइट पर यह प्रक्रिया जारी है। पूर्व छात्रों की परिषद के संयोजक अंकित ने बताया कि कला महाविद्यालय में लोक प्रशासन एमए का अध्ययन वर्ष 2022 से ही प्रारंभ हुआ है। अब तक 2 सत्रों में विभागाध्यक्ष डॉक्टर महेश कोटवाल के मार्गदर्शन में परिणाम 100% रहा है। वर्तमान सत्र में एमए पूर्वार्ध में भी 100% रिजल्ट आया है। उधर सौरभ मीणा ने इसी वर्ष लोक प्रशासन विषय से यूजीसी नेट परीक्षा उत्तीर्ण कर कनिष्ठ शोध वृत्ति प्राप्त की है। अलवर के राजश्री अभय समाज में नाटक महाराजा भर्तृ का मंचन जारी है। इसमें बड़ी संख्या में दर्शक पहुंच रहे हैं। उधर रविवार की रात्रि नीति शतक के अंतर्गत नाटक का मंचन प्रारंभ हुआ। इसमें एक न्यायप्रिय राजा को दर्शाया गया। महाराजा भर्तृ ने उनके सामने आए कई प्रसंगों में उचित न्याय किया। मुख्य कलाकारों में भर्तृ का प्रभावी अभिनय ललित मिश्रा ने किया, जबकि प्रधान सचिव विद्यासागर का अभिनय सुरेंद्र यादव, तेली के रूप में हनी शर्मा, सेठ मायादास देवराज शर्मा, राजपुरोहित आचार्य राजेंद्र शर्मा, विक्रम देवेश, महारानी पिंगला, ज्योत्सना एवं मोहिनी का अभिनय गीता ने किया। नाटक का निर्देशन मनोज गोयल कर रहे हैं। खाद्य व्यापार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश जलालपुरिया ने केंद्र द्वारा विभिन्न फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने पर हर्ष जताया है। सरसों का मूल्य 5950 से बढ़ाकर 6200 रुपए क्विंटल किया गया है। वहीं गेहूं का समर्थन मूल्य 2585 रुपए क्विंटल होगा। इसके अतिरिक्त बाजरा, चना, कपास एवं अन्य फसलों का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है।
जलालपुरिया के अनुसार इससे किसानों को लाभ होगा। सर, मोदी सरकार ने जिस तरह से न्यूनतम समर्थन मूल्य विभिन्न फसलों का बढ़ाया है, तो इससे किसानों को कितना फायदा होगा और कौन कौन सी फसल पर कितने दाम बढ़ा है, क्या जानकारी है? केंद्र सरकार द्वारा प्रति वर्ष जब किसान की बुआई का समय आता है तो एक किसान को एक इंश्योर करने के हिसाब से एक एमएसपी जिसको बोलते हैं समर्थन मूल्य, सरकार ये देखती है कि किसान का कितना इसमें खर्चा आएगा, लागत के हिसाब से वो उसको एक समर्थन मूल्य का घोषणा करती है। उस समर्थन मूल्य पर कि इसका अर्थ ये है कि किसान अगर माल बोए तो उसे उस भाव का पैसा मिलेगा। इस ओर मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार समय समय पर, जैसे गेहूँ जब अब बुआई होगी और जब गेहूँ का समय आएगा तो सभी मंडियों में या अपने केंद्रों पे गेहूँ की सरकारी खरीद करेंगे, सरसों करेंगे, चना खरीदेंगे। जो भी एमएसपी का घोषणा होने का अर्थ ये है कि अगर वो बाजार से नीचे बिकता है तो सरकार उसे खरीदे या उसे किसान को उस भाव का और बाजार भाव का अंतर का एक भावांतर का डिफरेंस उसे नगद रूप में, इसलिए जिससे किसान एक निश्चिंत होकर अपनी पैदा बो सके। पूर्व में जब ये एमएसपी का प्रावधान नहीं था तो किसान जब पैदा करने के बावजूद एक ठगा सा महसूस करता है। अब इस बार मैं समझता हूँ कि काफ़ी वर्षों से किसान एक अपने केंद्र और राज्य सरकारें किसान की ओर चिंतित है, क्योंकि हमारा भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर देश की उन्नति किसानों के हाथ में है और इस बार गेहूँ पर केंद्र सरकार द्वारा एमएसपी जो 160 रुपया प्रति कुंटल बढ़ाई है। पिछली बार जो 2425 रुपये थी उसको अब इन्होंने 160 रुपये बढ़ाकर 2585 रुपया घोषित किया है। हालांकि पिछली बार जब जो 2425 का रेट था तो उसमें सरकार द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा बोनस दिया गया, इसलिए जो बोनस वाला का भाव उन्होंने अब कर दिया है। इस बार राज्य सरकार उस पर बोनस देगी या 2585 में खरीदेगी, ये अभी जब पैदा होगा जब पता पड़ेगा। ऐसे ही जो अपने राजस्थान की प्रमुख फसलें उसमें चना है, चना पिछली बार 5650 रुपये था, इस बार इन्होंने 5875 रुपया अर्थात 225 रुपये की इन्होंने बढ़ोतरी की है। तो चना अगर किसान पैदा करता है तो उसे 5875 रुपया पर सरकार खरीदेगी या 52 का पैसा देगी। एक प्रमुख फसल राजस्थान की है जो हमारे सरसों की फसल है, उसके लिए उन्होंने इस बार 250 रुपया प्रति कुंटल बढ़ोतरी की है। पिछली बार 5950 रुपया जो था, इस बार 6200 रुपया किसान को मिलेगा। उसमें 3% नहीं होता है, 6200 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से सरकार खरीदेगी। पिछली बार 5950 रुपये से खरीदी थी। वो एक केंद्र और राज्य सरकार की पॉलिसी है, वो उसी समय पता पड़ेगा। लेकिन अभी जो समर्थन मूल्य बढ़ाया है उससे किसानों में मैं समझता हूँ कि खुशी है और किसानों को इसका पूरा भरपूर लाभ मिलेगा। और वहीं व्यापारी नेताओं का मानना है कि बारिश होने से अब 15 दिन तक सरसों की बुवाई नहीं हो पाएगी, ऐसे में किसानों को नुकसान उठाना पड़ेगा। व्यापारी सुरेश जलालपुरिया के अनुसार यही बारिश दीपावली के बाद होती तो अमृत का काम करती। उन्होंने बताया कि किसानों ने सरसों की बुआई के लिए खेत तैयार किए हुए थे, लेकिन अब उन्हें जुताई के साथ बुआई भी दोबारा करनी पड़ेगी, इसके चलते लागत भी बढ़ जाएगी। बारिश हो रही है उसको किसान को कितना फायदा मिलेगा वर्तमान में जो कल से लगातार बारिश और सूखा किसी का हाथ में नहीं है। वर्तमान में जो बारिश हो रही है इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। अभी किसान को सरसों, चना और गेहूँ हालांकि अभी थोड़ा दिन बाद बुआई होगी, ये बुआई करने का समय है। अगर ये समय बुआई कर लेता उसके बाद अगर ये 15 दिन की बारिश अमृत बारिश कहलाती है। वर्तमान की जो बारिश है इससे फसल लेट होगी और देखते हैं इसमें कितना चलेगा। इसलिए केंद्र सरकार द्वारा फसल बीमा योजना का अर्थ भी यही है कि अगर मान लो फसल पे जो खराब हो जाए तो अभी मैं समझता हूँ कि अभी जितनी बारिश का कोई अच्छा औचित्य नहीं है, पर कुदरत का काम है कि ये आप और मेरा हाथ में। सर, हाल फिलहाल किसानों को कोई विशेष फायदा होने वाला नहीं है? नहीं, अभी कोई फायदा होना नहीं है। बुआई का समय था, किसान अपने खेत तैयार करके बैठा हुआ है और इस समय सरसों का बोने का
प्रमुख रूप से चने की दोनों चीज़ों की बुआई का समय है, उसके बावजूद वो फिर उसके बाद फ्री होकर गेहूँ और जो बोना। केडलगंज व्यापार संचालन समिति ने बैठक कर पदाधिकारियों की घोषणा की है। समिति के अध्यक्ष सत्य विजय गुप्ता ने बताया कि कमेटी के अध्यक्ष भी बनाए गए हैं, साथ ही सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। उधर गुप्ता के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जीएसटी के स्लैब कम करने से व्यापारियों के साथ आम उपभोक्ताओं को भी लाभ मिलेगा। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। सर, केडलगंज व्यापार संचालन समिति को आपको अध्यक्ष की दोबारा जिम्मेदारी मिली है, उसके बाद आपने इसको आगे बढ़ाने के क्या क्या काम किए हैं और क्या रणनीति है और कितने पदाधिकारी नियुक्त किए हैं, किस तरह आगे काम करेगा, क्या जानकारी? अभी हमने मंडी में विकास के लिए अपनी कार्यकारिणी टीम तो गठित नहीं की, लेकिन जो कुछ 7 पदाधिकारी होते हैं उनका हमने परसों टीम को गठित किया है। उसमें हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में श्रीमान बाजरगान जी, नारायण जी बाजरगान जी, जो प्रतिष्ठित व्यापारी है, उनका नाम आया है, वो आए। दूसरा कनिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए हितेश जी गोयल, जो पहले भी हमारे साथ थे, इस बार पुणे उनको लिया गया है। वरिष्ठ सचिव के रूप में पुणे दीपचंद गुप्ता जी हैं, उनको लिया गया है। उनका कार्य काफी अच्छा रहा पिछली बार भी और अभी भी वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। और कनिष्ठ सचिव के रूप में विपिन जी रावत को लिया गया है, वो भी अच्छे कार्य करता है। कोषाध्यक्ष के रूप में इस बार पवन जैन जी को नियुक्त किया गया है, जिससे कि हमारी पूरी देखरेख पे व्यवस्था को सुधार रूप मिले। मंदिर कमेटी में हमने पुणे ब्रजमोहन जी खंडेलवाल जी है, उनको लिया है। वो क्या कि 40 साल से पूरे मंदिर की देखरेख को कर रहे हैं, जब से मंदिर का नींव लगी है तब से और आज तक उन्होंने मंदिर को काम किया है, उनका कार्य सराहनीय है। और फैसला कमेटी का अध्यक्ष श्री मनोज जी गर्ग को लिया गया है, जो पहले भी थे, उनका पूरा साल अच्छा 2 साल से अच्छा कार्य कर रहे हैं। और अपील बोर्ड का चेयरमैन के रूप में हमने लिया है मनोज जी गोयल को, वो भी अच्छे हैं। और एक आंतरिक ऑडिटर के रूप में सतीश जी डाटा है, उनको लिया गया। ये हमारी टीम बनाई गई, नई टीम। उनको मेरी तरफ से और पूरे मंडी परिसर की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आगे हमारे परिवार के साथ, मंडी परिवार के साथ अच्छा काम करेंगे। सर, व्यापारिक हित में और आपकी जो संचालन समिति क्या क्या काम करने जा रही है? अभी हमको 24 सदस्य और जोड़ने, जो कार्यकारी सदस्य हैं उनकी हमारा अभी मंथन चल रहा है। हमारी टीम के साथ मंत्रणा चल रही है कि भाई किस तरह अच्छे आदमियों को मंडी में से छांट के लिया जाए और अच्छा कार्य करे, जिससे कि मंडी का विकास तीव्र गति से हो, मंडी में ज्यादा माल की आवक किस तरह बढ़े। ये सारी कामों के लिए विचार विमर्श चल रहा है, उसके लिए टीम गठित जल्दी से जल्दी की जाए। तो सरकार ने हाल ही में जिस तरह से जीएसटी की दरों को कम किया है, व्यापारियों को कितना लाभ मिलेगा या इसके साथ साथ आम जनता को कितने से लाभ मिलेगा? जीएसटी की दर जो सरकार ने कम की है, उसके लिए सरकार का कोटि कोटि धन्यवाद। पूरे मोदी सरकार का, उनके मंत्रिमंडल का बहुत बहुत आभार। इससे उपभोक्ताओं के ऊपर ज्यादा असर होगा, क्योंकि उपभोक्ताओं को इससे बहुत बेनिफिट है। हर उपभोक्ता को फायदा है, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े उपभोक्ता को फायदा है। व्यापारियों को भी फायदा है कि थोड़ा ठीक है टैक्स कम है, लेकिन उपभोक्ता को सीधा फायदा है। कठुमर थाना क्षेत्र के बड़ौदा कान गांव में सोमवार को जमीन को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। इस दौरान एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। पीड़ित जीत सिंह यादव ने बताया कि इसकी पत्नी सीमा खेत से घर लौट रही थी। मार्ग में दूसरे पक्ष ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी लंबे समय से उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर घटना के बाद जीत सिंह पहले तो पत्नी को कठुमर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए ले गए, लेकिन स्थानीय पुलिस के रवैये से नाराज होकर वह सीधा अलवर एसपी कार्यालय पहुंचा। उसने अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई और बताया कि आरोपी खुलेआम धमकी दे रहे हैं। इसके बाद वे अपनी घायल पत्नी को लेकर वापस अस्पताल लौट गया। फिलहाल महिला का इलाज चल रहा है और पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। मैं बड़ौदा कान का निवासी हूँ साहब। ये बड़ौदा कान का मेरे खेत का मामला है। 2006 में खेत खरीदा था और उस खेत में अब मेरी ढैंचे की फसल खड़ी हुई थी। वह दूसरी पार्टी ने एक दूसरे मतलब मेरे उस पे क्या है रजिस्ट्री ना हुई, मेरे नाम एग्रीमेंट है मेरे पिताजी के नाम, और उसने क्या है रजिस्ट्री करा ली, उसको कुछ पैसे दे के ना, तो वह क्या है उसने मतलब अब वो मेरे से जबरदस्ती खेत लेना चाह रहा है और उसने मेरी खड़ी हुई ढैंचे की फसल काटी है। और मेरी घरवाड़ी उधर से दूसरे खेत से आ रही थी, तो उसको उन्होंने सबने मिल के लठ फरसों से मारा कूटा है बहुत भयंकर। क्या नाम घरवाली का? सीमा। थाना कौन सा लगेगा? कठुमर। किसने हमला किया है? ये हमला किया है वो समय सिंह, कैलाश, गोपाल का लड़का और उनकी मतलब लड़की कैलाश की 2 और उनकी औरतें हैं 3, 4, 5।
और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए एयरटेल टीवी। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं मालाखेड़ा की, जहां उपखंड के पृथ्वीपुरा निवासी धारा सिंह ने राजस्थान का नाम रोशन किया है। अंबाजी, गुजरात में हुई अरावली अल्ट्रा रन 100 किलोमीटर लंबी रेस में उन्होंने तृतीय स्थान हासिल किया है। अरावली की पहाड़ियों में उन्होंने ये दूरी 13 घंटे 37 मिनट में पूरी की। पंचायत प्रशासक तुलसीदास नावलिया सहित आशीष कुमार और अन्य लोगों ने इस उपलब्धि पर हर्ष जाहिर किया है। अखिल भारतीय किसान सभा का सदस्यता अभियान जारी है। इसके तहत जिला संयोजक मंडल सदस्यों ने ग्राम अलापुर, कल्याणपुरा, जाटोली, नांगल रटावत, पलखड़ी, माचड़ी, साहोड़ी और अकबरपुर का दौरा किया। साथ ही किसानों को संगठन की सदस्यता प्रदान की। साथ ही विद्युत निगम द्वारा लगाए जाने वाले स्मार्ट मीटर का बहिष्कार करने के लिए किसानों को जागरूक बनाया। इस अवसर पर जिला संयोजक मुख्तार सिंह, सह संयोजक महेंद्र सिंह, लोकेश शर्मा, हुरू खान, पूर्व सरपंच गुरुदयाल जाटा उपस्थित रहे। आज अखिल भारतीय किसान सभा के देशव्यापी सदस्यता अभियान के तहत तय कार्यक्रम के अनुसार अलवर जिले की तहसील अलवर और मालाखेड़ा गांवों का जिला किसान सभा संयोजक मंडल के साथियों द्वारा दौरा किया गया, जिसमें गांव अलापुर, गांव कल्याणपुरा, जाटोली, नांगल रटावत, पलखड़ी, माचड़ी, सावड़ी, अकबरपुर जाकर किसानों की सभाएं की गई। उन्हें
जो उनकी समस्याएं हैं उनको सुना गया और अनेक साथियों को किसान सभा की सदस्यता प्रदान की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मालाखेड़ा इकाई की ओर से विजयादशमी पर्व एवं शस्त्र पूजन महोत्सव मनाया गया। इस दौरान स्वयंसेवक विशेष गणवेश में हाथ में डंडा लेकर पहुंचे। यहां ध्वज स्थापना के साथ ही प्रार्थना का उच्चारण किया। इसके अलावा राष्ट्र सेवा को लेकर संकल्प किया गया। वहीं स्थापना शताब्दी पर वर्ष पर भी पदाधिकारियों ने अपने विचार रखे। आदर्श विद्या मंदिर में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्राम पंचायत पृथ्वीपुरा में रामलीला मंच का उद्घाटन संपन्न हुआ। इस दौरान पंचायत प्रशासक तुलसीदास नावलिया, सेठ कुंदनलाल गुप्ता और मुरारीलाल गुप्ता ने फीता काटा। वहीं महंत पूरणनाथ, तुलसीदास बैरवा, घनश्याम बिचपड़िया, राम गुप्ता, गंगाधर जाटव, रामू यादव और अशोक सैनी आदि मौजूद रहे। वहीं प्रशासक तुलसीदास ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेने पर जोर दिया, जिससे जीवन को सार्थक बनाया जा सके। शरद पूर्णिमा के अवसर पर लालडिग्गी बिजली घर के समीप शिव मां कामाख्या सेवा समिति ने भंडारे का आयोजन किया। इस दौरान सेवादार सुबह से ही सेवा देने में लगे रहे। बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। उधर भक्त धर्मचंद, बसंत कुमार और मनोज कुमार का कहना है कि सभी श्रद्धालुओं के सहयोग से आयोजन किया गया है। इससे पूर्व मंदिर में पूजा अर्चना और महाआरती के बाद भगवान को भोग लगाया गया। वन्य जीव सप्ताह के तहत अकबरपुर राजकीय विद्यालय में सोमवार को चित्रकला और निबंध प्रतियोगिता संपन्न हुई। गौरतलब है कि सरिस्का बाग परियोजना में 2 अक्टूबर से वन्य जीव सप्ताह मनाया जा रहा है। उधर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाले विद्यार्थियों को प्रशंसा पत्र एवं शील्ड भेंट किए गए। कुल मिलाकर क्षेत्र के 7 विद्यालयों में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अकबरपुर रेंज के अधिकारी राजेंद्र शर्मा ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। वहीं फॉरेस्टर रामवीर गुर्जर ने बताया कि वन्य जीव सप्ताह के तहत जलवायु एवं पर्यावरण के प्रति बच्चों को जागरूक किया गया है। साथ ही सरिस्का भ्रमण भी करवाया जाएगा। देखिए, जैसा आप सबको विदित है, वन्य जीव सप्ताह का आयोजन सरिस्का विभाग के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। उसी संदर्भ में प्रत्येक दिन अलग अलग जैसे खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, उसी संदर्भ में आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अकबरपुर में चित्रकला और निबंध प्रतियोगिता की गई है, ताकि बच्चों को पर्यावरण और जलवायु के प्रति जागृत किया जा सके और पर्यावरण एवं सरिस्का का महत्व बताया गया है। इस प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र और शील्ड दी गई है। आगे इन्हें सरिस्का भ्रमण के लिए ले जाया जाएगा। इसमें हमारे अकबरपुर रेंज से श्रीमान क्षेत्रीय वन अधिकारी राजेंद्र प्रसाद शर्मा द्वारा आज इनका पुरस्कार वितरण किया गया है और इन बच्चों को लेकर आगे सरिस्का भ्रमण कराया जाएगा। मैं रामवीर गुर्जर, वनपाल नागा किशन। वन्य 2 अक्टूबर से प्रारंभ हुए वन्य जीव सप्ताह में सरिस्का में जो है कुल 7 विद्यालयों में बालिकाओं को वन्य जीव के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए स्कूलों में कार्यक्रम रखे गए थे, जिसमें चित्रकला प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता तथा ये वॉल पेंटिंग जो हैं बनवाई गई हैं, विभाग की तौर से करवाई जा रही है। जिनमें से निबंध प्रतियोगिता और चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय रहे प्रतिभागी हैं, उनको प्रशंसा मतलब प्रमाण पत्र और शील्ड प्रदान की गई है। अकबरपुर क्षेत्र में मौसम परिवर्तन के बाद सोमवार को सुबह से रिमझिम बरसात जारी रही। इससे सरसों और चने की मौजूदा फसल में लाभ होगा। हालांकि गलन पकड़ने से लाल प्याज की खेती में नुकसान होने की आशंका है। उधर ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक रमेश पटेल ने बताया कि जिन किसानों ने सरसों या चने की बुआई कर दी है, उनके लिए बारिश अमृत का काम करेगी। किसान भाइयों राम राम। देखो, इस समय जो बरसात हो रही है अपन बहुत अमृत रूपी मान सकते हैं इसको। जैसे जो किसान भाई जिनके सिंचाई की सुविधा नहीं है, असिंचित क्षेत्र है, बहुत से अपने अलवर में भी बहुत से ऐसी जगह है जहाँ किसान भाइयों के पास पानी की सुविधा नहीं है, उनकी सभी क्षेत्रों में इस समय चना और सरसों की अच्छी तरह बुआई हो जाएगी। बरसात के जब सर्दी की टाइम आएगा उस समय अगर एक बरसात और होगी तो बहुत अच्छी फसल उनको बिना पानी के मिल जाएगी। जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई के साधन है वो तो अपना पलेवा करके भी बो सकते थे, लेकिन उन किसान भाइयों के लिए ज़्यादा लाभदायक है जिनके पास पानी की सुविधा नहीं। साथ में अपने जहाँ पानी के साधन है वहाँ भी अभी बिना मेहनत के, बिना पलेवा करने में करीब 15-15 दिन लग जाते थे और फसल बुआई में देर हो जाती। इस समय जैसे ही बरसात खुलेगी और मौसम थोड़ा साफ होगा, 2 दिन बाद किसान भाई बुआई कर देंगे तो समय पे बुआई हो जाएगी। समय पे बुआई हुई से पैदावार किसान भाइयों को अच्छी मिलती है।
रही बात चने और सरसों की, इनमें बहुत ही बुआई के लिए लाभदायक ये है। साथ में जिन किसान भाइयों ने सब्जी की फसल जो कर रखी है, सब्जी वालों में भी बहुत अच्छी फायदेमंद ये है कि उनको सिंचाई बार बार नहीं लगानी पड़ेगी। और अपने जो अलवर और इसके आसपास में जो लाल प्याज की जिन किसान भाइयों ने बुआई कर रखी, उनमें प्याज में अगर ये लगातार हल्की बारिश होती है, जैसे अब बूंदाबांदी लगातार चल रही है, अगर ये 24 घंटे इस तरह रह जाती है तो उसमें गलन लगने का प्याज की फसल में भारी अंदेशा रहता है। अकबरपुर ग्राम पंचायत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अमरपुर शाखा द्वारा विजयदशमी उत्सव मनाया गया। यहाँ मौजूद सुरेंद्र यादव ने बताया कि 100 वर्ष होने पर उत्सव मनाने के साथ शस्त्र पूजन भी किया गया। कार्यवाहक ताराचंद प्रजापत और मयंक बौद्धिक के अनुसार इसमें अकबरपुर और शुक्ल गांव के कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं आरंभ में भगवान राम, मां भारती, केशव राव, बलिराम हेडगेवार और गुरु गोलवकर का चित्र पूजन किया गया। उत्सव के दौरान अजीत, कृष्ण, प्रशांत, सुरेंद्र यादव, विशांत, पुनीत, संकेत और सौरभ आदि उपस्थित रहे। माधोगढ़ ग्राम पंचायत में इन दिनों बंदरों के आतंक के चलते आम जन परेशान है। यहाँ बस स्टैंड और खेतों के आसपास बंदरों का झुंड मौजूद रहता है। क्षेत्रीय निवासी सुखराम पोसवाल ने बताया कि बंदर घरों और दुकानों में घुस जाते हैं और सामान भी उठा ले जाते हैं। इसके अलावा बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो गया है। ऐसे में लोगों ने बंदरों को पकड़वाने की फिर से मांग उठाई है। रामगढ़ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंतर्गत प्राथमिक खंड के भवन में अभिनेता कबीर बेदी अपनी टीम के साथ पहुंचे। इस अवसर पर उनकी संस्था ने दृष्टिहीन बच्चों के साथ लघु फिल्म भी शूट की। वहीं साइट सर्वर्स इंडिया संस्था द्वारा दृष्टि बाधित बच्चों को संसाधन उपलब्ध करवाए गए। इस दौरान संस्था के प्रतिनिधि RN मोहिनीति, जिला समन्वयक नीरज यादव, भुवनेश शर्मा, शालू शर्मा, सफी मोहम्मद, पंकज सुरेश और एकता आदि मौजूद रहे। संस्था द्वारा लैपटॉप, डिजी प्लेयर, मोबाइल, LB डिवाइस सहित कुल 44 उपकरण दिए गए हैं। हमारे संस्थान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ में बॉलीवुड के प्रसिद्ध एक्टर कबीर बेदी जी आए और उन्होंने साइट सेवर संस्थान के माध्यम से हमारे इस विद्यालय को चुना है, क्योंकि रामगढ़ विद्यालय में, रामगढ़ ब्लॉक में अपने दृष्टिबाधित जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। इस वजह से इस ब्लॉक को चयन किया गया है और इसके लिए कबीर बेदी जी प्रोड्यूसर के तौर पे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार कर रहे हैं इन बच्चों के लिए, जिससे कि ये बच्चे समाज में आगे बढ़े और समाज में इनको दिखाया जाए कि ये बच्चे भी कुछ कर सकते हैं और अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। आज रामगढ़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पार्ट जो मिडिल स्कूल बस स्टैंड है, वहाँ पर साइट सेवर्स इंडिया इंस्टीट्यूशन की ओर से एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें एक फिल्म की शूटिंग होनी थी। उसमें कबीर बेदी जी और परवीन धोशान जी वाइफ हस्बैंड दोनों आकर के शूटिंग का कार्य कर रहे हैं। रामगढ़ के लोगों में बड़ा उत्साह है, पत्रकार भी मौजूद है, सारा स्कूल प्रशासन यहाँ पर है और बहुत बढ़िया माहौल में। आज इंद्र देवता भी बहुत प्रसन्न थे, काफ़ी देर तक बरसात नहीं रोक के रखा उनको, फिर बरसात जैसी थमी, बिजली आई और सारा काम यूजुअली चल रहा है और रामगढ़ के लोग बड़े प्रसन्न हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है आज की जो शूटिंग? मुख्य उद्देश्य जो बच्चे हैं जो देख नहीं सकते, उन बच्चों की प्रॉब्लम को सबके सामने लेके आना कि किन किन हालातों में ये लोग काम कर रहे हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की इनको जरूरत पड़ती है, कौन सी संस्थाएं इनको सब प्रोवाइड कराती है। दीपावली का त्योहार नजदीक आने के साथ ही राजगढ़ में कुंभकार मिट्टी के दीपक बनाने में जुटे नजर आ रहे हैं। आधुनिक दौर में घरों को सजाने के लिए रंग बिरंगी फैंसी लाइटों का प्रचलन बढ़ गया है। हालांकि मिट्टी के दीपकों का अलग ही महत्व है। बहुत से लोगों द्वारा अब भी दीपावली पर घर आंगन को दीपकों की रोशनी से ही जगमगाया जाता है। उधर ओम प्रकाश प्रजापत ने बताया कि दीपावली से पहले मिट्टी के दीपक तैयार कर रहे हैं। वहीं कस्बे सहित अलवर, जयपुर और अन्य स्थानों पर यह दीपक भेजे जाएंगे। ये दीपों की डिमांड है, आगे जाते हैं ये तो अब दिवाली की तैयारी में लगे हुए हैं। सिराई दीपक ये पूजन के लिए काम में लेते हैं, तो ये है इनकी डिमांड आगे से आ रही है तो हम बना रहे हैं। मिट्टी महंगी हो रही है, सब चीज़ें खर्चा है, पर ये तो धंधा है घर का, हमको करना पड़ता है। ये पूजन के लिए तैयारी हो। मुनाफा मिलता है नहीं मिल पाता? हाँ मिलता है, हो जाती है, दाल रोटी निकल जाती है। ये अच्छा, कहाँ से डिमांड आई है आपके पास? ये बाहर ही जाते हैं, जो जयपुर जाते हैं, बाहर गाँव में जाते हैं, जोधपुर जाते हैं, फिर वहाँ से अयोध्या के लिए जाते हैं। अयोध्या में जुड़ते हैं। लॉयंस क्लब राजगढ़ की ओर से सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम सेवांकुर के तहत कैंसर जागरूकता कार्यक्रम संकल्प ITI में आयोजित हुआ।
मुख्य वक्ता खेम सिंह आर्य ने कैंसर के लक्षण एवं बचाव के तरीकों के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। इनमें लॉयंस क्लब के अध्यक्ष प्रदीप महावर, कार्यक्रम संयोजक अजय यादव, सह संयोजक लोकेश रावत, NL वर्मा, वीरेंद्र दादीच और सुमन लता यादव आदि शामिल रहे। लॉयंस क्लब इंटरनेशनल में लॉयंस क्लब राजगढ़ द्वारा चलाए जा रहे हैं सेवा सप्ताह के तहत आज दूसरे दिन लॉयंस क्लब राजगढ़ द्वारा संकल्प ITI में सेवा सप्ताह का दूसरे दिन कैंसर जागरूकता अभियान के तहत एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में हमारे मध्य डॉक्टर खेम सिंह आर्य जी रहे और कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदीप महावर जी क्लब अध्यक्ष जी ने की और साथ ही हमारे क्लब साथी जिनमें लोकेश रावत जी, वीरेंद्र जी और NL वर्मा जी उपस्थित रहे। हमारे मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर खेम सिंह आर्य जी भाई साहब ने हमें बहुत सारी छोटे छोटे हमारे प्रश्नार्थियों को टिप्स बताई, जिसके माध्यम से हम कैंसर से किस तरह से बचाव हो सकता है, कैंसर के क्या क्या लक्षण हैं जिसके द्वारा हम उसको समय से पहचान करके और हम उससे अपना बचाव कर सकते हैं। और साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जिनके माध्यम से हम कैंसर से बचाव कर सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से जिस तरह से कि प्लास्टिक के जो चीज़ें हैं उनको कम से कम यूज करें। तिजारा के असलीमपुर स्थित सार्वजनिक धर्मशाला में रक्तदान, चिकित्सा जांच और नेत्र जांच शिविर लगाया गया। संयोजक अखिलेश यादव और आयोजनकर्ता सुनील यादव के अनुसार इस दौरान आयोजन से जुड़ी चिकित्सकीय टीम का सम्मान भी हुआ। रक्तदान के अलावा यहाँ विशेषज्ञों ने 300 से ज्यादा लोगों की स्वास्थ्य एवं आंखों की निःशुल्क जांच की, साथ ही निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। यह कैंप डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल एवं रिलैक्सो फाउंडेशन और स्टार हॉस्पिटल के सौजन्य से संपन्न हुआ। वहीं आंखों की देखभाल के बारे में श्रॉफ हॉस्पिटल के विशेषज्ञों ने जागरूक बनाया। इस दौरान नेत्र विशेषज्ञ भूपेंद्र सिंह, समन्वय अधिकारी समुद्र सिंह, अंजलि, रविकांत सैनी, अतिथि कृष्ण यादव, सुनील गुर्जर, सुभाष यादव, विक्रम गुर्जर और कुलदीप यादव आदि मौजूद रहे। अलवर सहित राजस्थान में विद्युत निगम कर्मियों ने मांगों को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है। 15 अक्टूबर से जोधपुर में अनिश्चितकालीन धरना भी शुरू होगा। विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री को ज्ञापन भी भेजे हैं। प्रमुख मांगों में इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर नीति लागू करने, 2400 ग्रेड पे को नियुक्ति तिथि से लागू करने, जयपुर डिस्कॉम की तर्ज पर समयबद्ध पदोन्नति और हर कर्मचारी को हार्ड ड्यूटी भत्ता आदि मांग शामिल है। निगम कर्मी प्रमोद सैनी ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। राजस्थान विद्युत तकनीक कर्मचारी एसोसिएशन अलवर की तरफ से आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हमारी 9 सूत्री मांग पत्रों को लेकर आज यहाँ कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें विद्युत विभाग की जो कर्मचारी हैं, तकनीकी कर्मचारी हैं, उनकी महत्वपूर्ण मांगे हैं 9, उनको आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांगे हमारी ये है, एक तो इंटर डिस्कॉम तबादला नीति है, वो हमारे कर्मचारी ट्रांसफर नहीं हो पा रहे हैं, उसको लेकर ज्ञापन है। दूसरा 2400 ग्रेड पे हमारी 5 डिस्कॉम कंपनियां हैं, उनमें जयपुर डिस्कॉम को 2400 ग्रेड पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग से मिल रहा है, लेकिन अन्य जो डिस्कॉम है उनमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग से नहीं मिल रहा है उनको, तो सभी को डेट ऑफ ज्वाइनिंग से 2400 ग्रेड पे दी जाए। हार्ड ड्यूटी अलाउंस, हम क्योंकि आपातकालीन सेवा में आते हैं तो हार्ड ड्यूटी अलाउंस हमको दिया जाए। इसी के चलते जैसे एक हमारी मांग है कि हमको बिजली फ्री दी जाए, जैसे रेलवे कर्मचारियों को रेल यात्रा फ्री होती है, जो रोडवेज कर्मचारी है उनको रोडवेज की यात्रा फ्री होती है, इसी तरीके से हमको विद्युत विभाग के कर्मचारियों को बिजली फ्री होनी चाहिए। ऐसे ही हमारी 9 मांगे हैं, उनको लेकर हम आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए। और चलते चलते एक बार फिर से नजर आज की हेडलाइंस पर। मंत्री भूपेंद्र यादव के पीए नितिन सांगवान को मिली डेयरी की कमान। निर्विरोध चुने जाने के बाद कहा, मिलावट और भ्रष्टाचार के खिलाफ होगी जीरो टॉलरेंस नीति। एसएमएस अग्निकांड में 8 की मौत को कांग्रेस ने हत्या दिया करार। नेता प्रतिपक्ष जूली ने सरकार पर किए प्रहार। अलवर स्टेशन पर लगेंगी लिफ्ट और फिर शुरू होगा जनता खाना। रेलवे महाप्रबंधक ने सुविधाओं की दृष्टि से लिया जायजा। और कांग्रेस के नए जिला अध्यक्ष की कवायद ने पकड़ा जोर। एआईसीसी पर्यटन
पर्यवेक्षक ने अलवर में ली फीडबैक बैठक। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।